नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम पर जिस पर ज्यादा बात नहीं होती ऐसी स्थिति पर बात करेंगे जिसे कई लोग मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। ये है क्या असल में? मतलब सीधी भाषा में समझे तो ये वो हालत है जब किसी की इनकम ठीक ठाक है, जरूरत के आराम भी हैं, लेकिन सालों साल गुजर जाते हैं और वो फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, मतलब गरीब नहीं है पर वो जिसे कहते हैं ना अमीर या फाइनेंशियली फ्री, वो भी नहीं बन पाते। बिल्कुल, एक तरह से एक आरामदायक पिंजरा सा लगता है। और ये जो आरामदायक शब्द है ना, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, कि अच्छी नौकरी है, पैसे आ रहे हैं, सब ठीक तो है। सही, लेकिन कई बार यही आराम, यही सिक्योरिटी हमें लंबे समय की जो आर्थिक आजादी है ना, उसकी कीमत पे मिलती है। तो आज हम इसी चक्कर को, इसी ट्रैप को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि ये काम कैसे करता है, लोग इसमें फंसते क्यों हैं, और सबसे जरूरी इससे बाहर कैसे निकलें अगर कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ बैंक बैलेंस का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुड़ा है हमारी लाइफ के फैसलों से, हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी से और शायद हमारे सपनों से भी। सही कहा। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? अक्सर ऐसा लगता है कि ये सैलरी बढ़ रही है, बोनस मिल रहा है, तो तरक्की तो हो ही रही है। हाँ, और यहीं से शुरू होता है वो जिसे हम कह सकते हैं प्रगति का भ्रम, मतलब द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। अच्छा। सैलरी बढ़ती है, थोड़ी ज्यादा सहूलियतें आ जाती हैं। हाँ। शायद गाड़ी थोड़ी बड़ी हो गई। हाँ। घर शायद थोड़े बेहतर इलाके में ले लिया, साल में एक अच्छी छुट्टी भी हो गई। तो ये सब देखकर लगता है कि हाँ यार, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक फीलिंग आती है कि लाइफ इज गेटिंग बेटर, लेकिन फिर महीने के आखिर में देखो तो सेविंग के नाम पर कुछ खास नहीं होता। वही तो ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर? यही $1 मिलियन सवाल है। ज्यादातर जो बढ़ा हुआ पैसा है ना, वो बढ़े हुए खर्चों में ही चला जाता है। और मजे की बात यह है कि ये खर्चे अक्सर जरूरतों के भेस में आते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे मान लीजिए सैलरी बढ़ी तो लगा कि यार बच्चों के लिए अब और बेहतर स्कूल चाहिए, उसकी फीस ज्यादा है। हाँ, होता है। या सोसाइटी में सबके पास बड़ी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए, ईएमआई बढ़ गई, नया फोन, नए गैजेट्स, रेस्टोरेंट में खाना, शादियों में खर्चे। बिल्कुल, दोस्तों और रिश्तेदारों की शादियां, महंगे तोहफे, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो होता क्या है कि हमारी इनकम हमारी लायबिलिटीज को बढ़ाती जाती है, एसेट्स को नहीं। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है आसान भाषा में? देखिए, एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है। और लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, घर की ईएमआई। मतलब पैसा आ तो रहा है पर वो ऐसी चीजों में जा रहा है जो या तो अपनी कीमत खो रही हैं, जैसे गाड़ी, या फिर हमसे और पैसे मांग रही हैं लोन की तरह। एग्जैक्टली, ये एक तरह का फाइनेंशियल ट्रेडमिल बन जाता है। आप भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन लोग इसमें फंसते क्यों हैं? जानते बूझते या अनजाने में? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे कुछ तो मनोवैज्ञानिक, मतलब साइकोलॉजिकल कारण है, और कुछ हमारे आसपास के सिस्टम यानी स्ट्रक्चरल कारण भी हैं। हाँ, अच्छा, पहले साइकोलॉजिकल वाले समझते हैं, वो ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा और सबसे आम कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये तो सुना है। सीधी सी बात है, जैसे इनकम बढ़ी, हमने अपने जीने का खर्चा भी बढ़ा लिया। कल तक जो चीज चाहत थी, मतलब वांट, आज वो जरूरत यानी नीड लगने लगती है। सही है। दूसरा बड़ा फैक्टर है सोशल कंपैरिजन, सामाजिक तुलना। हम अपने आसपास देखते हैं पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग। हाँ, कि उनके पास क्या है, और फिर उनसे बराबरी करने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी ने गाड़ी बदल ली तो हमें भी लेनी है। वर्मा जी विदेश घुमाए तो हम कैसे पीछे रहे? वो कहते हैं ना, कीपिंग अप विद द जोन्सेस। हाँ, ये दबाव तो महसूस होता है कई बार। और क्या है साइकोलॉजिकल कारण? एक है कंफर्ट बायस, मतलब हम आज के छोटे मोटे आराम या खुशी को, जैसे नया गैजेट खरीद लिया, हाँ, या वीकेंड पे बाहर घुमाएं, इसको भविष्य की लंबी प्लानिंग पर तरजीह देते हैं। रिटायरमेंट के लिए बचाना मुश्किल लगता है, पर आज पिज्जा ऑर्डर करना आसान। बात तो सही है। फिर आता है जोखिम से डर, फियर ऑफ रिस्क। बहुत से लोग शेयर बाजार, मतलब इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। हाँ, या अपना कोई काम शुरू करने से। बिल्कुल, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यार पैसा डूब गया तो, इसलिए वो एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट जैसे सुरक्षित पर कम रिटर्न वाले ऑप्शंस में ही अटके रहते हैं। और एक और चीज है जिसे कहते हैं हिडोनिक ट्रेडमिल, मतलब नई चीज खरीदने से जो खुशी मिलती है ना, वो जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, बहुत जल्दी। फिर वही खालीपन लगता है और उसे भरने के लिए हम फिर कुछ नया खरीदने निकल पड़ते हैं। ये साइकिल बस चलता रहता है। बाप रे, ये तो हुई हमारी अपनी सोच और आदतों की बात। लेकिन आपने कहा कि कुछ स्ट्रक्चरल कारण भी हैं, सिस्टम से जुड़े हुए।
बिल्कुल। पहला है बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन, खासकर उन चीजों में जो बहुत जरूरी हैं। जैसे घर खरीदना या उसका किराया, बच्चों की अच्छी पढ़ाई का खर्चा और हेल्थ सर्विसेज, मतलब इलाज का खर्चा। हाँ, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर ये खर्चे हमारी सैलरी बढ़ने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा है डेट कल्चर, कर्ज लेने का चलन जी। आज लोन मिलना कितना आसान है। हाँ, ईएमआई पर चीजें खरीदना, क्रेडिट कार्ड, सब बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन और बहुत आसान। विज्ञापन हमें लगातार बोलते रहते हैं, अभी खरीदो बाद में चुकाओ। इससे लोग जरूरत ना होने पर भी खर्च कर देते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चरल कारण। तीसरा, ये थोड़ा गहरा है। कहीं ना कहीं हमारी पूरी इकोनॉमी का जो ढांचा है ना, वो भी ऐसा है कि वो चलती ही तब है जब मिडिल क्लास लोग लगातार चीजें खरीदते रहें, खर्च करते रहें और जरूरत पड़े तो लोन लेते रहें। ओह, मतलब सिस्टम भी हमें एक तरह से खर्च करने और एक सीमित दायरे में रहने के लिए एनकरेज करता है। एक हद तक, हाँ। अनजाने में ही सही, पर ऐसा होता है। तो इतने सारे कारण हैं, साइकोलॉजिकल भी, स्ट्रक्चरल भी। आप कोई कैसे पहचाने कि वो खुद इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ है या फंसने वाला है? इसके कुछ वार्निंग साइंस, खतरे की घंटियां क्या हैं? हाँ, कुछ साफ इशारे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे, बताइए। पहला, आपकी सैलरी अच्छी है, हो सकता है आपके दोस्तों से ज्यादा भी हो, लेकिन महीने के आखिर में पैसा बचता नहीं या बहुत कम बचता है, जिसे कहते हैं पे चेक टू पे चेक जीना। दूसरा, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, मतलब अगर अचानक 3-4 महीने के लिए इनकम बंद हो जाए, जैसे नौकरी चली गई या कोई बीमारी आ गई। हाँ, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और कर्ज लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और तीसरा, आपकी जो भी सेविंग्स हैं वो ज्यादातर ऐसी जगह लगी हैं जहां से या तो पैसा निकालना मुश्किल है, जैसे रियल एस्टेट में, खासकर अगर वो आपका इकलौता घर है। अच्छा। या फिर उसका रिटर्न इतना कम है कि वो महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहा, जैसे पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है या सिर्फ एफडी में। चौथा, जब भी सैलरी हाइक होती है या बोनस मिलता है तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि अब कौन सा खर्चा बढ़ाया जाए, कौन सी नई चीज खरीदी जाए, बजाय ये सोचने के कि इस एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें। हाँ, ये आदत बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और पांचवा, रिटायरमेंट की प्लानिंग। या तो आपने की ही नहीं है या आपको खुद पक्का नहीं पता कि रिटायरमेंट के बाद गुजारा कैसे होगा, बस लगता है कि चलो देखा जाएगा। ये बातें सुनकर तो लग रहा है कि बहुत से लोग अनजाने में ही सही इन लक्षणों को महसूस करते होंगे। हाँ, करते हैं। अगर कोई इन संकेतों को नजरअंदाज करता है और इसी ट्रैप में फंसा रहता है, तो लंबे समय में इसके क्या परिणाम, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं और ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता है। अच्छा। पहला है फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी, आर्थिक कमजोरी। जिंदगी हमेशा एक अनिश्चितता, एक डर के साए में रहती है। एक बड़ा झटका, नौकरी छूटना, बिजनेस में नुकसान या परिवार में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपको पूरी तरह से तोड़ सकता है। हाँ, और कर्ज के बोझ तले दबा सकता है। बिल्कुल। दूसरा, आपको असली आजादी नहीं मिलती, रियल फ्रीडम नहीं होती। आपके करियर के फैसले, आपकी जिंदगी के चुनाव सब इस बात पर टिके होते हैं कि अगले महीने ईएमआई कैसे भरेंगे, सैलरी आएगी या नहीं। मतलब आप वो काम नहीं कर पाते जो शायद आप करना चाहते हैं। अक्सर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो नौकरी करनी पड़ती है जो बिल चुका सके। तीसरा, रिटायरमेंट की चिंता। सालों की मेहनत के बाद भी बुढ़ापे में आराम से रहने लायक पैसा जमा नहीं हो पाता। 60-65 की उम्र में भी शायद काम करना पड़े या दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। हाँ। चौथा, इसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। जेनरेशनल स्ट्रेन कहते हैं इसे। आप अपने बच्चों को आर्थिक सुरक्षा देने की बजाय शायद तनाव और कर्ज विरासत में छोड़ जाते हैं। और पांचवा, बहुत से सपने अधूरे रह जाते हैं। वो वर्ल्ड टूर, वो अपना काम शुरू करना, वो आराम की रिटायरमेंट, ये सब अक्सर दूर के सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि पैसों की चिंता कभी पीछा नहीं छोड़ती। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक आरामदायक लगने वाली जिंदगी अंदर से इतने सारे तनाव और मजबूरियों से भरी हो सकती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या रास्ता है? क्या सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी है? देखिए, ज्यादा कमाना बेशक मदद करता है, नो डाउट, लेकिन ये पूरा हल नहीं है। जैसा हमने पहले कहा, अगर ज्यादा कमाने के साथ खर्चे भी इसी तेजी से बढ़ गए तो आप रहेंगे वहीं के वहीं। एग्जैक्टली। असली कुंजी, असली की जो है वो है अपनी कमाई को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना और उसे काम पर लगाना, मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होगा। हाँ, इस जाल से निकलने के लिए एक सोची समझी रणनीति और अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो क्या है वो कदम, कोई रोड मैप है जिसे फॉलो किया जा सके? हाँ बिल्कुल, रास्ता है, पर इसमें थोड़ा डिसिप्लिन और प्लानिंग तो लगेगी।
हम इसे समझने के लिए जरूरी कदमों को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं, कुछ फौरी कदम, कुछ आदतें बनाने वाले और कुछ लंबे समय के लक्ष्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए एकदम शुरुआत में? सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा की दीवार बनानी होगी और अपनी आर्थिक स्थिति को समझना होगा। इसमें 3-4 चीजें आती हैं। बताइए। नंबर 1, खर्चे ट्रैक करें। कम से कम 1 महीना अपने हर छोटे बड़े खर्चे को लिखें। कहीं भी? डायरी में, ऐप में? कहीं भी। ऐप है तो बढ़िया, नहीं तो डायरी में। आपको हैरानी होगी ये देख करके पैसा असल में जा कहाँ रहा है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, दूसरा इमरजेंसी फंड बनाएं। ये बेहद जरूरी है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने के आपके जरूरी खर्चों, जैसे किराया, EMI, राशन, बिल, हाँ, इन जरूरी खर्चों के बराबर पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। एकदम अलग? बिल्कुल अलग। इसे छूना नहीं है। थोड़ी थोड़ी रकम से शुरुआत करें, लेकिन इसे प्रायोरिटी दें। यह आपको किसी भी झटके से बचाएगा। ठीक है, तीसरा कदम? तीसरा, इंश्योरेंस खरीदें। और याद रखें, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास एक ठीक ठाक रकम का टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए अगर आप पर कोई निर्भर है, और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली के लिए। ये होना ही चाहिए। क्यों जरूरी है ये इतना? क्योंकि ये आपकी बचत को किसी बड़ी अनहोनी, जैसे कोई बड़ी बीमारी या एक्सीडेंट, उससे बचाता है। वरना सारी सेविंग एक झटके में खत्म हो सकती है। तो नियम है, पहले बीमा फिर निवेश। सही है। और चौथा फौरी कदम? चौथा, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से छुटकारा पाएं। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का भारी बिल है या पर्सनल लोन चल रहा है जिसपे ब्याज बहुत ज्यादा है, तो उसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें, प्रायोरिटी पर, क्योंकि ये आपकी कमाई को चुपचाप खाता रहता है। ये तो हो गए फाउंडेशन बनाने वाले कदम, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और महंगे कर्ज से मुक्ति। इसके बाद क्या? इसके बाद आती है आदतें बदलने और पैसा बढ़ाने की बात, मतलब वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ना। अच्छा। तो 5वां कदम है, बजट बनाएं और बचत बढ़ाएं। अपने खर्चों को समझने के बाद एक बजट बनाएं। कोई आसान तरीका है बजट बनाने का? हाँ, 50-30-20 नियम एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। 50% पैसा जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और कम से कम 20% बचत या निवेश में। कम से कम 20%? हाँ, और कोशिश करें कि धीरे धीरे बचत का हिस्सा 20% से बढ़ाकर 30% या उससे भी ज्यादा ले जाएं। और सबसे अच्छा तरीका है बचत को ऑटोमेट करना। मतलब जैसे ही सैलरी आए, बचत का हिस्सा अपने आप कटकर दूसरे अकाउंट या निवेश में चला जाए, इससे पहले कि आप उसे खर्च कर दें। पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला फंडा। ये अच्छा आइडिया है। छठा कदम? छठा, निवेश शुरू करें, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सिर्फ बचाना काफी नहीं है, पैसे को बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि वो महंगाई को हरा सके। कहाँ करें निवेश? देखिए, लंबे समय में संपत्ति बनाने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या इंडेक्स ETFs अच्छे तरीके हैं। SIP तो सुना है बहुत। हाँ, ये शेयर बाजार में इनडायरेक्टली निवेश करने का तरीका है। इसमें जोखिम बढ़ जाता है और आप छोटी रकम जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए महीना से भी शुरुआत कर सकते हैं। डरे नहीं, समझें और शुरुआत करें। कंसिस्टेंसी इसकी, लगातार निवेश करना जरूरी है। ठीक है। और 7वां कदम? 7वां, आय के स्रोत बढ़ाएं, इंक्रीज इनकम स्ट्रीम्स। सिर्फ खर्च घटाना या बचाना ही काफी नहीं, आमदनी बढ़ाना भी जरूरी है। कैसे? कोई नई स्किल सीखें जिसकी डिमांड हो, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करें या कोई छोटा मोटा साइड हसल शुरू करें। आजकल इंटरनेट ने इसके कई रास्ते खोल दिए हैं। हाँ, ये बात तो है। ये सारे कदम उठाने में तो समय और मेहनत लगेगी। लॉन्ग टर्म में क्या सोचना चाहिए? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रैप रातों रात नहीं टूटता। तो 8वां कदम है, असेट बनाएं जो पैसा कमा कर दें। अच्छा। जैसे आपका लक्ष्य होना चाहिए ऐसी एसेट्स बनाना जो समय के साथ बढ़ें और आपको आमदनी दें। जैसे इक्विटी में लंबे समय का निवेश, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी अगर समझदारी से ली जाए, या अपना कोई छोटा बिजनेस। 9वां कदम? टैक्स प्लानिंग करें, समझदारी से निवेश करें ताकि टैक्स बचाया जा सके। जैसे ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गलत जगह पैसा न फंसाएं। सही। 10वां? एस्टेट प्लानिंग। ये सुनने में बड़ी चीज लगती है, पर इसका सीधा मतलब है ये सोचना कि आपके बाद आपकी संपत्ति का क्या होगा। कम से कम एक साधारण विल यानी वसीयत बनवाना एक जिम्मेदार कदम है, खासकर अगर आप पर परिवार निर्भर है। और 11वां? 11वां और शायद सबसे जरूरी, सोच बदलें, माइंडसेट शिफ्ट। ये कैसे है? ये समझना कि असली दौलत महंगी गाड़ियों, घड़ियों या छुट्टियों में नहीं है। असली दौलत है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब?
अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, मन की शांति और ये जानना कि आपका भविष्य सुरक्षित है। सफलता को इनकम से नहीं, नेटवर्थ से मापें। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ मतलब आपकी कुल संपत्ति, एसेट्स, माइनस आपकी कुल देनदारियां, लायबिलिटीज। ये आपकी असली आर्थिक सेहत बताता है। ये तो बहुत सारे कदम हो गए। क्या इसे थोड़ा और सिंपल करके, मान लीजिए कोई आज से ही शुरू करना चाहे, तो अगले 6 महीने में क्या ठोस कदम उठा सकता है, एक छोटा एक्शन प्लान जैसा? हाँ बिल्कुल, एक 6 महीने का एक्शन प्लान कुछ ऐसा हो सकता है, सिंपल और एक्शनेबल। बताइए। महीना 1, अपने खर्चे ट्रैक करना शुरू करें। एक अलग इमरजेंसी फंड अकाउंट खोलें और उसमें पहली किस्त डालें, चाहे 1000 रुपए ही सही। ठीक है। महीना 2, अपनी जरूरत अनुसार टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लें या उसकी प्रक्रिया शुरू करें। एक छोटी एसआईपी शुरू करें, चाहे 500 या 1000 रुपए महीना ही हो, बस शुरुआत करें। महीना 3, अगर कोई क्रेडिट कार्ड का बकाया है या कोई महंगा पर्सनल लोन है तो उसे चुकाने पर पूरा जोर लगाएं, एक्स्ट्रा पैसा उसी में डालें। ओके। महीना 4, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई स्किल सीखना शुरू करें, कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई वर्कशॉप अटेंड करें या फ्रीलांसिंग के मौके तलाशें। ठीक है। महीना 5, अपने वांट्स यानी इच्छाओं वाले खर्चों जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट में से 5 से 10% की कटौती करें और उसे अपनी एसआईपी या इमरजेंसी फंड में डालें। ये डूएबल लगता है। बिल्कुल। और महीना 6, अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करें, एसेट्स, लायबिलिटीज, और अगले 3 साल और 10 साल के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखें, जैसे घर का डाउन पेमेंट, रिटायरमेंट फंड, बच्चों की पढ़ाई का फंड। गोल्स लिखने से क्लैरिटी आती है। ये 6 महीने का प्लान काफी एक्शनेबल लगता है, इससे शुरुआत की जा सकती है। हाँ, शुरुआत करना सबसे जरूरी है। आपने पहले भी कहा कि ये सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि सोच बदलने की बात है। क्या सफलता की परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, 100%। मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना या बचाना नहीं है। इसका असली मतलब है ये समझना कि सक्सेस या सफलता दिखती कैसी है। समाज तो हमें कुछ और ही सिखाता है। हाँ, समाज हमें सिखाता है कि सफलता मतलब बड़ा घर, महंगी गाड़ी, विदेशी छुट्टियां, लेकिन ये सब बाहरी दिखावा है जो अक्सर कर्ज पर टिका होता है। असली दौलत, सच्ची अमीरी अक्सर दिखती नहीं है, वो साइलेंट होती है। कहाँ होती है फिर वो आपके बैंक बैलेंस में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में होती है, आपके पास मौजूद समय की आजादी में होती है, बिना डरे अपनी पसंद के फैसले लेने की क्षमता में होती है, और सबसे बढ़कर रात को चैन की नींद सोने में होती है। ये बात गहरी है। महंगी चीजें आपको अमीर दिखा सकती हैं, पर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अमीर महसूस कराती है, और वो एहसास ज्यादा कीमती है। तो आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये जो मिडिल क्लास ट्रैप है, ये एक आरामदायक पिंजरा जरूर लग सकता है। हाँ बिल्कुल, कंफर्टेबल है, लेकिन ये आराम हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल इसी आराम में गुजार देते हैं। सही। सिर्फ सैलरी बढ़ाने और लाइफस्टाइल सुधारने पर ध्यान देते हैं, और सच्ची आर्थिक सुरक्षा और आजादी वो हासिल नहीं कर पाते। हाँ, और इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। पहला, अवेयरनेस, मतलब ये समझना कि आप कहाँ हैं, क्या आप इस ट्रैप में हैं। दूसरा, डिसिप्लिन, मतलब जो कदम तय किए हैं उन पर टिके रहना। और तीसरा, विलिंगनेस, मतलब ये इच्छा शक्ति कि लंबे समय की आजादी ज्यादा जरूरी है आज के छोटे मोटे आराम और दिखावे से। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है, नहीं, बल्कि ये है कि वो अपनी कमाई में से कितना बचाता है और उसे कैसे इन्वेस्ट करके बढ़ाता है। बिल्कुल सही। यही $1 मिलियन सवाल है जिसका जवाब ढूंढना है। जो लोग इस सवाल का जवाब समझदारी और अनुशासन से देते हैं, वही इस जाल से मुक्त हो पाते हैं। हाँ, वही इस जाल से मुक्त हो पाते हैं और अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता, पसंद और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाते हैं। अंतिम विचार श्रोता के लिए। आज की चर्चा के बाद एक सवाल है जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या आराम और सुरक्षा हमेशा एक ही चीज होते हैं, या कभी कभी जिंदगी में जो आराम हमें मिल रहा होता है वही हमारी तरक्की और सच्ची आजादी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है? सोचने वाली बात है। इस सवाल पर आपको सोचने के लिए छोड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार।